मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है परफेक्शन आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद पांडे और आज हम लोग जिस टॉपिक पर हम लोग का आज डिस्कशन होने वाला है वो है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज से 10 साल पहले के, उन्हीं प्रश्नों को लेकर के हम लोगों की क्लासेस आने वाले समय में कंटिन्यू रहेंगी। तो बिना देर किए शुरू करेंगे आज का हम लोग सेशन। और लगभग जो है 10 प्रश्नों की सीरीज में आने वाले समय में हम लोग एक एक खंड करके आने वाले जो है पैटर्न पर हम लोग बातचीत करेंगे। बिना देर किए शुरू करेंगे आज का हम लोग अपना सेशन। और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो विगत कई वर्षों में आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। उन्हीं प्रश्नों को लेकर के हम सीधा उन्हीं प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है, केंद्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। पहला स्टेटमेंट है ये। दूसरा स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है, आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार यानी अपनी शक्ति या अपना पावर आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? आपको जो है नीचे 4 कूट दिए हुए हैं, यानी आपको बताना है कि केवल 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, या 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। अब इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए और उन बेसिक नॉलेज के बेस पर ही हम अपने प्रश्नों को बहुत ठीक से सॉल्व कर सकते हैं। तो बात जैसे कि हो रही है इस प्रश्न में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो आरबीआई का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आरबीआई की स्थापना यानी हमारे देश के सेंट्रल बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट के अनुसार हुई है। और ये आरबीआई एक्ट कब जो है पास हुआ? तो आरबीआई एक्ट 1934 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको जो है पास किया था ब्रिटिश संसद में। और इस आरबीआई एक्ट 1934 के इस अधिनियम के पारित होने के बाद हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1935 में। और जब आरबीआई का इस्टाब्लिशमेंट होता है तो इस्टाब्लिशमेंट जो है जिस शहर से होता है वो शहर है कोलकाता, यानी इनिशियली जो आरबीआई का मुख्यालय होता है वो कोलकाता में होता है। हालांकि बाद में 1937 में आरबीआई का जो मुख्यालय था वो मुंबई में शिफ्ट हो गया। बात करें अगर आरबीआई के इस्टेब्लिशमेंट को लेकर के, तो 1935 में जब देश का सेंट्रल बैंक बना तो इसकी जो इनिशियल कैपिटल थी वो 5 करोड़ रुपए थी। यानी आरबीआई की जो प्रारंभिक पूंजी थी, जिस पूंजी के साथ आरबीआई की स्थापना की गई या जिस पूंजी के साथ आरबीआई की नींव रखी गई, वह कैपिटल 5 करोड़ था। और इस 5 करोड़ की पूंजी को जुटाने के लिए तत्कालीन समय में 5 लाख शेयरों में जो है इसको डिवाइड किया गया था। एक शेयर का मूल्य 100 रुपये था और इस तरह से जो है इसे निजी क्षेत्रों में जारी करके 5 करोड़ की पूंजी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1935 में। यानी अगर हम सिंपल तरीके से बात करें तो आरबीआई की स्थापना 5 करोड़ की पूंजी के साथ हुई। 5 लाख इसके उस समय शेयर थे और ये 5 लाख निजी लोगों के हाथ में थे, यानी 5 लाख जो शेयर थे वो निजी लोगों के द्वारा होल्ड किए गए थे या निजी लोगों ने इन शेयरों को खरीद करके इस 5 करोड़ की पूंजी को जुटाने में मदद करी। तो हम लोग एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को एक निजी क्षेत्र के सेंट्रल बैंक के रूप में हमारे देश में हुई। तो 1 अप्रैल 1935 को जब आरबीआई एस्टैब्लिश हो रहा है तो वो एक निजी क्षेत्र का सेंट्रल बैंक है। लेकिन इस बैंक को नेशनलाइज कब किया गया या यूं कह राष्ट्रीयकृत कब किया गया? तो इसका डेट है 1 जनवरी 1949 को। भारत सरकार ने इस 5 लाख शेयर टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अंडरटेक कर लिया या सभी निवेशकों से इस पूरे शेयर को खरीद लिया। और खरीदने के बाद 5 करोड़ रुपए का जो ओनरशिप है या 5 करोड़ की जो शेयरधारिता है उसको भारत सरकार ने होल्ड कर लिया, खरीद लिया। और भारत सरकार ने अनाउंसमेंट किया एक डेट 1 जनवरी 1949 और कहा गया कि देश का जो सेंट्रल बैंक है वह सेंट्रल बैंक पूरी तरीके से क्या हो चुका है? राष्ट्रीयकृत हो चुका है, यानी इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को। अगर हम इस बात को 2 लाइन में कहना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की निजी पूंजी के साथ एक सेंट्रल बैंक के रूप में कोलकाता मुख्यालय के साथ हुई।
और अगर हम बात करें जो है ये निजी क्षेत्र के सेंट्रल बैंक के रूप में ही काम करता रहा 1 जनवरी 1949 के पहले तक। 1 जनवरी 1949 को ये पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, सरकारीकरण हो गया, या यूँ कह सकते हैं टोटली अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया। भारत सरकार की एक अधिकृत संस्था हो गई और ये तब से लेकर के आज तक फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पूरी तरीके से भारत सरकार के उपक्रम के रूप में यह कार्य कर रहा है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, एस्टैब्लिशमेंट डेट। अब इन इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम लोग जो है इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ, केंद्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। तो आप देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो 5 करोड़ की पूंजी है वो किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, यानी आरबीआई इज होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आरबीआई में जो गवर्नर का पद होगा या आरबीआई के सबसे निचले पद की बात करें, इन सभी पदों की जो नियुक्ति होती है वो भारत सरकार के द्वारा ही होती है। बिकॉज ये आरबीआई पूरी तरीके से फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी तरीके से सरकार द्वारा अधिकृत संस्था है। तो आरबीआई के गवर्नर से लेकर के और 4th क्लास एम्प्लॉय तक की जो वैकेंसीज होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही जो है वो फिल की जाती है। तो केंद्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्लियर है बात यहाँ तक। दूसरा स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो लिखा है, भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। बात करें अगर हम लोग भारतीय संविधान की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जैसे हम लोगों ने बात किया कि इसका अपना खुद का अधिनियम है, खुद का एक्ट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो शक्ति मिलती है काम करने के लिए, आरबीआई को जो पावर मिलती है पूरे देश में बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, भारत में करेंसी सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, ये पावर मिलती है आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 से, न कि हमारे देश के संविधान के द्वारा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है केंद्रीय बैंक के पास। तो जब ये बात भारतीय संविधान के साथ जोड़ा जाता है तो ये स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरीके से गलत हो जाता है, क्योंकि आरबीआई को जितने भी पावर है, आरबीआई का जो भी फंक्शन है वो सभी फंक्शन आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा डिफाइन किए गए हैं। बात करें अगर हम लोग थर्ड ऑप्शन के बारे में, तो आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार पावर आरबीआई अधिनियम 1934 से प्राप्त करता है। तो मुझे लगता है ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, यानी फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन गलत है। तो इसके अनुसार हम लोगों का जो कूट सही होगा वो होगा केवल 1 और 3 सही हैं, दूसरा वाला ऑप्शन आपका गलत है। क्लियर बात यहाँ तक। इस प्रश्न में कहीं कोई डाउट है या सॉल्यूशन में या कोई कॉन्सेप्ट में? हम लोग एक एक करके ऐसे ही सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर किसी प्रश्न में आपको संशय रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग इसका सीरीज लेकर के आएंगे या नेक्स्ट जब भी हम लोग इस टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे तो हम आपके डाउट के साथ ही अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। क्लियर है? तो जो कोई भी डाउट किसी प्रश्न में रहेगा तो आप प्रश्न की संख्या डालकर या प्रश्न के बारे में कुछ लिख करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो आई थिंक अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले जो है क्वेश्चन की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड के क्या लाभ हैं। यानी इन्फ्लेशन जो इंडेक्स बॉन्ड्स होते हैं इनका बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है, और इस प्रकार के 3 लाभ या 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और फिर आपको बताना है कि इसमें से इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फिर बात करें इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या होते हैं, इनके बारे में एक बेसिक नॉलेज हम लोग डिस्कस कर लें और उनके बाद या उसके बाद ही हम लोग इस प्रश्न के आंसर को देने में ज़्यादा सक्षम हो पाएंगे, ज़्यादा अनुकूल हो पाएंगे। तो बात करें अगर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के बारे में, तो सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा जो सामान्य बॉन्ड होते हैं वे क्या हैं। जैसे अगर आपको निवेश करना है और अगर आप कोई सामान्य बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं तो इस बॉन्ड में निवेश करने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपने मान लीजिए 100 रुपये का निवेश किया तो इस 100 रुपये पर बॉन्ड में फिक्स रेट का यानी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि 10% मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 100 रुपये का 10% के हिसाब से आपका जो बेनिफिट होगा वो कितना होगा, 110 रुपये होगा। तो बॉन्ड का फीचर ये होता है कि एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपको क्रेडिट हो जाएगा, एक साथ बीच में किसी धनराशि का भुगतान आपको नहीं किया जाता है। यानी अगर वो बॉन्ड 5 साल का है तो 5 साल के बाद पूरा पैसा वापस मिलेगा, 10 साल का है तो 10 साल के बाद पूरा पैसा वापस मिलेगा। यानी कि ये फ़ायदा आपको बॉन्ड में मिलता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर अ फिक्स टाइम, यानी आफ्टर सर्टेन टाइम आपको ये पूरा पैसा जो है रिटर्न हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर सामान्य बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड। अब इस बॉन्ड में कमी क्या है
अगर हमने बॉन्ड में निवेश किया और अचानक से मुद्रास्फीति आ गई, महंगाई आ गई, तो हमको इस बॉन्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार तो जो बेनिफिट हो रहा है वो केवल 10% का, लेकिन अगर महंगाई 30% के हिसाब से आ गई या 30% की दर से महंगाई आ गई, सीपीआई का इंडेक्स 30% के ऊपर फ्लक्चुएट करने लगा, तो मुझे लगता है कि 110 रुपये का जो गेन या 10 रुपये का जो गेन है ना, वो मुद्रास्फीति के कारण कमज़ोर पड़ जाएगा, यानी हमारा नुकसान हो जाएगा अगर हम बॉन्ड में निवेश करेंगे। ये बात आपको क्लियर हो रही है आई थिंक। महंगाई के दौरान या मुद्रास्फीति के दौरान क्या होता है, कीमतें लगातार बढ़ती हैं और रुपए की वैल्यू लगातार क्या होती है, गिरने लगती हैं। और रुपए की वैल्यू गिरेगी जब, तो शायद 110 रुपये पर, यानी कि 10% का जो लाभ होगा हमारा, वह 30% के महंगाई बढ़ने के साथ, महंगाई बढ़ने के बाद ये 10 रुपये का लाभ जो है वो तनिक सा ही लगेगा आपको केवल। क्लियर बात। तो इसी समस्या को रिजॉल्व करने के लिए हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है 1997 में, यानी कि 1997 में एक बॉन्ड लॉन्च किया गया था। उसका नाम था कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड। क्या नाम था उसका? कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड के नाम से जाना गया। और ये दरअसल आज के समय में बात करें तो ये कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड को ही हम लोग इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। इस बॉन्ड का फीचर ये होता है कि अगर आप ये बॉन्ड परचेज करते हैं तो आपको सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देगा ही देगा, लेकिन इस बॉन्ड पर आपको इन्फ्लेशन का भी फ़ायदा मिलेगा। अगर महंगाई आ गई तो महंगाई को एडजस्ट करके ही ये बॉन्ड्स आपको जो है रिटर्न देगा। जैसे अगर एक एग्जांपल ले लें तो ये मान लीजिए एक बॉन्ड आपने ख़रीदा है जिस पे 100 रुपये, ये 100 रुपीज़ का ये बॉन्ड है, या हम ऐसा बात कर लें ये 1 लाख रुपए का बॉन्ड है, 10 साल के लिए आपने बॉन्ड लिया है और ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको क्रेडिट होगा। तो ये आपको प्लस सीपीआई की भी सुरक्षा देगा। सीपीआई का मतलब होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की भी सुरक्षा देगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये महंगाई को बताने वाला एक रिटेल सूचकांक है। यानी अगर 1 लाख पर 10 साल पर या 1 साल पर काउंट करें 10% के हिसाब से 1,10,000 रुपये अगर बेनिफिट मिल रहा है, और अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 20% हो गया है तो ये 20% अधिक पैसा आपको रिटर्न के रूप में मिलेगा। यानी यह जो बॉन्ड होगा वह किसी भी निवेशक को आने वाले समय में मुद्रास्फीति के कारण जो मुद्रा पर जोखिम होता है उस जोखिम को कम करने के उद्देश्य से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा यह बॉन्ड जारी किया जाता है। तो आई थिंक ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आपको एक मोटा क्लियर हो गया होगा। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या है? तो दरअसल जो है यह निवेशकों के लिए सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक ऐसा बॉन्ड है जो निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करता है अगर भविष्य के समय में, यानी आने वाले समय में अगर मुद्रास्फीति आ जाती है, यानी कि महंगाई की समस्या आ जाती है, रुपए की क्रय क्षमता में कमी होने की समस्या आ जाती है, तो यह आपको जो रिटर्न देगा वह मुद्रास्फीति की कैलकुलेशन के साथ जो है ये आपको रिटर्न में आपको बेनिफिट देने वाला ये बॉन्ड होता है। अब ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड की सामान्य समझ थी, और इस सामान्य समझ पर हम अगर आगे बढ़ें तो कह सकते हैं सरकार आईआईबी के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। इस स्टेटमेंट पर हम लोग बात करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट जरा देखते हैं हम लोग। आईआईबी निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करता है। आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी करेक्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि वास्तव में जो निवेशक हैं उनको मुद्रास्फीति से जो है के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि जो इन्फ्लेशन रेट, जितना रेट बढ़ेगा ना, वो आपको बॉन्ड के साथ जुड़ करके मिलेगा जो है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में। तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट जरा देखते हैं। आईआईबी पर प्राप्त जो ब्याज होता है और साथ ही पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते हैं। दरअसल जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स होते हैं वो कैपिटल मार्केट में, पूंजी बाजार के द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, और जब सेकेंडरी मार्केट में आएंगे, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं चूँकि, तो इन बॉन्ड्स पर जो गेन होगा, जो प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा, सरकार इस पर कर भी लगाती है। तो ये जो आईआईबी पर प्राप्त ब्याज है या उस ब्याज से जो आपको लाभ मिल रहा है वो दरअसल कर योग्य होते हैं, और यहाँ पर लिखा है नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पर जो आपको गेन होगा, जो लाभ होगा, क्योंकि ये पूंजी बाजार में लॉन्च किया जाता है ये, तो उस लाभ पर कर देना होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो यानी कि अगर हम 3 स्टेटमेंट बात करें, दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। पहले स्टेटमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं, मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको ले सकते हैं। अगर हम लोग बात करें जो है पहले स्टेटमेंट के बारे में,
तो कूपन दरों को कम कर सकने का मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि कोई एक बॉन्ड है, ये 100 रुपये का बॉन्ड है और सरकार इस पर पहले 10% का कूपन रेट पे आपको ये बॉन्ड उपलब्ध करा रही थी। यानी कि ये बॉन्ड आपको मिल कितने में रहा था? 90 रुपये में। कूपन रेट का मतलब डिस्काउंट रेट पर ये बॉन्ड मिलता है, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे 100 रुपये का बॉन्ड है तो आपको मिलेगा सिर्फ कितने में? 90 रुपये में। और ये 100 रुपये के बॉन्ड की मेच्योरिटी कितने साल की है? मान लीजिए 1 साल की है। तो 100 रुपये का बॉन्ड है, 1 साल की मेच्योरिटी है, 90 रुपये में आपको मिलेगा। और जब 1 साल के बाद इस बॉन्ड को वापस करेंगे तो सरकार फेस वैल्यू का भुगतान कर देती है। तो आपने 90 में ख़रीदा था और 100 रुपये आपको फेस वैल्यू मिलेगा, तो आपको फ़ायदा कितने का हो गया? 10%। तो दरअसल इस बॉन्ड के फेस वैल्यू से कम मूल्य पर जारी हो रहा है, तो ये जो अंतर है ये इसको कूपन रेट कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कूपन रेट कहते हैं। तो अब आप मुझे बताइए इसमें स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो 100 रुपये का बॉन्ड है 1 साल के लिए, सरकार क्या कूपन रेट को कम कर सकती है, यानी 10% से कम कर सकती है। यानी कि ये बॉन्ड इन्फ्लेशन के दौरान ये कितने रुपए मिलेगा आपको? 95 में मिलेगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हमें इसी बात पर डिस्कस करना है। दरअसल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दरअसल ऐसा होता है, सरकार इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? जरा इसको ध्यान से समझिएगा। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पर सरकार कूपन दर को क्यों कम कर सकती है? आप एक इन्वेस्टर के लिहाज से समझिएगा ज़रा इसको। अगर कोई एक निवेशक है और उसके पास 2 प्रकार की सिक्योरिटीज उपलब्ध हैं, 2 प्रकार की प्रतिभूतियाँ उपलब्ध हैं। एक वह प्रतिभूति जो हमको इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति के बढ़ने से होने वाले नुकसान के बचाव के रूप में हमारे ये बेनिफिट दे रहा है। मुद्रास्फीति से जो हमारा नुकसान हो रहा है उससे बचाव के लिए हमको लाभ दे रहा है ये। और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो केवल फिक्स रेट दे रहा है, तो मुझे लगता है निवेशक हमेशा ही ऐसी सिक्योरिटी को ही खरीदेगा। यानी इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड की बात करें तो चूँकि मुद्रास्फीति के जोखिम से यह रक्षा करते हैं, तो जो निवेशक हैं वो क्या सरकार की अन्य प्रतिभूतियों को खरीदने में क्या इंटरेस्ट दिखाएंगे? क्या सरकार की इसके अलावा भी तो बहुत सारी सिक्योरिटीज़ होती हैं, वो तो इन्फ्लेशन इंडेक्स वो एक्चुअल में मुद्रास्फीति को कवर नहीं करती हैं। तो सरकार की अन्य सिक्योरिटीज़ की जो डिमांड है ना वो घट जाएगी अगर सरकार इसका रेट ना कम करे। तो सरकार इस रेट को कम करने का जो अर्थ बता रही है वो ये बता रही है ताकि सरकार के अन्य जो प्रतिभूतियां हैं उनकी डिमांड बाजार में बनी रहे। तो सरकार एक पॉसिबिलिटी बता रही है कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पर अगर महंगाई की कुछ समस्या दिख रही है तो आने वाले समय में सरकार इस कूपन दरों को या सरकार उस जो डिस्काउंट रेट है उस पर सरकार कमी कर सकती है या उसको कम कर सकती है। आई थिंक ये बात, पहला आंसर सही हो गया, दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया, तीसरा गलत हो गया। तो पहला और दूसरा जिसमें सही बता रहा है वो ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतिम उधारदाता या लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पहला स्टेटमेंट है अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति के संदर्भ में बात करें अगर में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना, अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना, बजटीय घाटों वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना, है ना। ये 3 स्टेटमेंट दिया है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही उत्तर है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर हम बात करें अंतिम उधारदाता को तो हम लोग इसको कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट का मतलब है दरअसल वास्तव में देश का जो सेंट्रल बैंक है वो हमारे देश में अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। अंतिम ऋणदाता के कहने का मतलब ये होगा कि अगर किसी बैंक को कोई बैंक के ऊपर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या कोई वित्तीय संकट आता है तो बैंक अपनी समस्या को सॉल्व करने के लिए तुरंत वो आरबीआई के पास नहीं जाता है, वो दूसरे बैंक के पास अप्रोच करता है। या फला बैंक के साथ अगर कोई वित्तीय संकट आता है तो वो दूसरे बैंक के पास अप्रोच करता है अपनी उन फाइनेंशियल समस्याओं को दूर करने के लिए या कर्ज के लिए या तो लोन के लिए। और मैं आपको बता दूं ये बैंकों से बैंकों के बीच में जो पैसे के लेन देन की समस्या है ना, ये जो लेन देन की प्रणाली है बैंक टू बैंक यानी इंटर
बैंक जो आपका ट्रांजेक्शन होता है, इंटर बैंक जो लेन देन होता है लोन का या शॉर्ट टर्म लोन का, इसके लिए आरबीआई ने एक मार्केट बना दिया है और इस मार्केट को हम कहते हैं मनी मार्केट। और इसका रेगुलेटर जो है ना खुद कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो देखिए कि अगर बैंकों से बैंक को, यानी एक बैंक दूसरे बैंक से कर्ज ले रहा है या पैसा ले रहा है और मार्केट में ये बैंक पैसा नहीं उपलब्ध करा पा रहा है या अन्य बैंक भी सक्षम है, तो इस बैंक के लिए या किसी भी अन्य बैंक के लिए जब पूरे मार्केट में पैसा सूख गया है तो इसके लिए जो अंतिम केंद्र बिंदु होगा वो कौन होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर बात यहाँ पर। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में कार्य करता है और दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह एक प्रकार का फंक्शन भी है, यह एक प्रकार का कार्य भी है। और ये जो आरबीआई ये पैसा उपलब्ध कराता है ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं, जो कि बैंकों को पैसे की जो ज़रूरत होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। और शॉर्ट टर्म का ही ये जो मार्केट होता है उसको हम कहते हैं मनी मार्केट। ये शॉर्ट टर्म का मार्केट होता है अप टू 365 डेज़ के लिए ही होता है। यानी एक बैंक जो है दूसरे बैंक से 24 घंटे से लेकर के और 365 दिनों के लिए पैसा उधार ले सकता है। तो अब इस जो है एक्सप्लेनेशन के आधार पर ज़रा हम लोग इस ऑप्शन को देखते हैं। अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण नहीं प्रदान किया जाता है। यानी कि ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। अगर हम तीसरा ऑप्शन बात करें तो देखिए, बजटीय घाटों को वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना नहीं, सरकारों को ऋण लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं, अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि जब भी किसी बैंक के पास कोई अनसर्टेनिटी या कोई वित्तीय संकट आता है और अगर वो संकट मुद्रा बाजार से संभव नहीं है तो बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में जिस बैंक की शरण में जाते हैं वो बैंक है देश का सेंट्रल बैंक, वो बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। तो इसके अनुसार जो कोड सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी केवल दो जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां, आपका क्वेश्चन है कि कथनों पर आपको विचार करना है। साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं। दूसरा ऑप्शन है, इकरा नाम से जानी जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ब्रिक वर्क रेटिंग एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण वाली एजेंसी है। और बताना है आपको कि कौन सा कूट इनमें से सही कूट है या निम्न में से कौन सा कूट सही है। ये दरअसल पूरा जो सीन है क्वेश्चन का वो पूरी तरीके से रेटिंग एजेंसियों पर बेस्ड है। तो अगर हम बात करें रेटिंग एजेंसीज़ के बारे में तो एक नज़र डालेंगे रेटिंग एजेंसी पर और फिर इन जो है रेटिंग एजेंसी के बेस पर इन प्रश्नों को सॉल्व करने का, इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। बात करें अगर हम लोग भारतीय रेटिंग एजेंसीज़ की बात करें तो कुछ नाम आप ज़रूर सुने होंगे। उनमें एक बहुत प्रमुख नाम है, ये भारत की पहली रेटिंग एजेंसी भी है, उसको हम कहते हैं क्रिसिल कहते हैं। इसके अलावा एक रेटिंग एजेंसी है उसको हम कहते हैं केयर कहते हैं। इसी सीरीज में एक रेटिंग एजेंसी आती है इसको हम लोग इकरा कहते हैं। इसी सीरीज में एक अलग जो है कंपनी आती है इसको हम लोग कहते हैं ब्रिक वर्क कहते हैं। इसके अलावा एक और है इसको हम लोग कहते हैं एक्यूट कहते हैं। ये जितनी रेटिंग एजेंसीज़ हैं ये सारी रेटिंग एजेंसीज़ एक्चुअल में रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन भारत में जो पूंजी बाजार का नियामक है वही नियामक इन सभी रेटिंग एजेंसीज़ को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। वो चाहे क्रिसिल है, चाहे केयर है, चाहे इकरा है, चाहे ब्रिकवर्क है, चाहे एक्यूट रेटिंग एजेंसी है, इन सभी रेटिंग एजेंसीज़ को रेगुलेट करने का जो काम करता है वो सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इन रेटिंग एजेंसीज़ का काम क्या होता है, तो ये रेटिंग एजेंसीज़ दरअसल इनका फंक्शन होता है, इनका जो कार्य होता है वो ये है कि कोई भी कंपनी अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, चाहे वो कॉमर्शियल पेपर के थ्रू पैसा उठाना चाह रहा है, चाहे सर्टिफिकेट डिपॉजिट के थ्रू, चाहे किसी बॉन्ड्स के थ्रू, चाहे किसी डिबेंचर्स के थ्रू, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर निवेशक से कोई कंपनी पैसा उठाना चाह रही है तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को और यहाँ तक कि इन कंपनियों को भी रेट करने का काम जिस संस्था के द्वारा होता है वो यही रेटिंग एजेंसीज होती हैं। यानी कि अगर मेरी कोई XYZ कंपनी है और मुझे डिबेंचर के माध्यम से अगर 1 लाख करोड़ रुपए मार्केट से उठाना है तो कोई भी निवेशक हमारी कंपनी में क्यों पैसा लगाएगा, वो तभी लगाएगा जब कोई रेटिंग एजेंसी
इस बात की श्योरिटी दे दे कि हमारी रेटिंग, हमारी कंपनी या हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो A++ की रेटिंग वाला है या A+ की रेटिंग वाला है। इसका मतलब निवेशक का जो पैसा हमारे पास आ रहा है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, यानी कंपनी किसी भी खराब स्थिति में भी निवेशक का पैसा देने में सक्षम है। अगर इस बात की रेटिंग इन रेटिंग एजेंसीज के थ्रू हम करा लेते हैं और कोई रेटिंग एजेंसी इस बात को प्रूव कर देती है या हमारी अच्छी रेटिंग कर देती है तो निवेशक संतुष्ट हो जाएगा और हम मार्केट से हम डिज़ायर्ड अमाउंट को या जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो उठा पाने में सक्षम होंगे। क्लियर बात यहाँ तक? तो इन रेटिंग एजेंसीज को रेगुलेट करने का काम पूरी तरीके से कौन करता है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें तो एक अलग प्रकार की रेटिंग एजेंसी भी है, इसको हम कहते हैं रेटिंग एजेंसी। ये दरअसल पर्सनल क्रेडिट को एनालिसिस करती है और इसको हम कहते हैं सिबिल कहते हैं। पूरा नाम है इसका क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये दरअसल जो सिबिल रेटिंग एजेंसीज है, अगर ये इसकी बात कहीं की जा रही है तो आंसर याद रखिएगा, दिस रेटिंग एजेंसीज वॉज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। और ये सिबिल क्या करता है, इनसे अलग क्यों है ये? दरअसल जो सिबिल है वो किसी कंपनी या किसी व्यक्ति के ऋण का इतिहास बताता है। यानी जब हम बैंक के पास कभी भी लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक दरअसल हमारा एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करता है और उस फाइनेंशियल रिकॉर्ड को चेक करने वाली कंपनी का नाम है सिबिल। और ये आपके पूरे रिकॉर्ड को खंगाल करके आपको कुछ अंक देती है और उस अंक के आधार पर तय होता है कि आप बैंक से कर्ज लेने के में सक्षम हैं या आप बैंक से कर्ज लेने के लायक हैं या नहीं हैं। मतलब ये बताता है कि आप अगर बैंक से लोन ले रहे हैं तो आप बैंक को टाइम से रीपे कर पाएंगे या उसका पुनर्भुगतान नहीं कर पाएंगे। तो ये रेट करने का काम सिबिल करती है और ये एजेंसी जो है पूरी तरीके से रेगुलेट होता है हमारे देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा। दिस इज नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा बात करें तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसीज भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी भी हैं। जैसे बात करें स्टैंडर्ड एंड पुअर की बात करें, हम बात करें फिच रेटिंग की बात करें, मूडीज इंटरनेशनल की बात करें, तो यही रेटिंग एजेंसीज के भी आंकड़े कई बार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इन अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों के द्वारा भारत की जीडीपी ग्रोथ को अनुमानित किया जा रहा है या कुछ ऐसे सर्वे अगर भारत के संदर्भ में प्रस्तुत किए जा रहे हैं तो हमें मान के चलना होगा ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इन रेटिंग एजेंसियों के साथ भी ऐसे ही हमको चलना है। अगर ये इनके द्वारा कोई भी अगर सर्वे आ रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में तो आपको इनको लिखते चलना है, आपको इनको अपडेट करते हुए चलना है। तो जरा इन्हीं के आधार पर जरा हम लोग फिर से पढ़ते हैं, क्या स्टेटमेंट से हम कुछ आंसर निकाल पा रहे हैं क्या? भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं। ये स्टेटमेंट गलत हो गया यहाँ पर। स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जितनी होती हैं वो सब देश के एक सुप्रीम अथॉरिटी जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करता है, जो पूंजी बाजार का नियामक है, सेबी के द्वारा रेगुलेट होती हैं। यानी ये स्टेटमेंट जो है ना वो सही स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। हम अगर बात करें दूसरे स्टेटमेंट के बारे में तो एक नाम है इकरा, इसका नाम है फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। यानी एक बार फिर से बोलें तो कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। और इस नाम से जाने वाली जो है जो एजेंसी है यानी कि जो कंपनी है वह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि जो इकरा कंपनी है वो हमारे देश के पूंजी बाजार में स्टॉक मार्केट के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी रजिस्टर्ड है। तो कह सकते हैं कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसके शेयर्स को आप चाहें तो बीएससी से भी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से आप खरीद सकते हैं। यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है ब्रिकवर्क रेटिंग एजेंसी है, ये भारतीय रेटिंग एजेंसी है और भारतीय साख क्षमता निर्धारण करने का कार्य करती है। तीसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन भी सही है। ब्रिकवर्क का भी वही काम है जो एक्यूट का है, जो इकरा का है, जो केयर का है, जो क्रिसिल का है। तो ये दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और इस आधार पर अगर हम बात करें तो जो कूट सही हो रहा है वो आपका कूट होगा दूसरा और तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट या रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। क्लियर बात यहाँ तक? तो हम लोग इसी के साथ बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा सही है? ऑप्शन है आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो BBB का चेयरमैन होता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन होता है। दूसरा ऑप्शन है बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक जो हैं उनके अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए संस्तुति करने का कार्य करते हैं। तीसरा ऑप्शन है बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों को कार्यनीतियों और उनके पूंजीवर्धन यानी कैपिटल फॉर्मेशन के लिए योजनाओं को विकसित करने में मदद करने का कार्य करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको सही बताना है।
अब हम बात करें बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में। तो दरअसल बैंक बोर्ड ब्यूरो अब यह एक पुरानी संस्था हो गई और बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो स्थान लिया है उसका नाम है FSIB, यानी इसको हम इसका फुल फॉर्म बोले तो कहेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशनल ब्यूरो, यानी कि अगर हम बात करें हिंदी में तो कहेंगे वित्तीय सेवा। अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो लिख सकते हैं वित्तीय सर्विसेज यानी कि सेवा, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशनल यानी कि संस्थागत ब्यूरो। क्लियर है? तो वित्तीय सेवा संस्थान बोर्ड या संस्थागत बोर्ड के नाम से इस संस्था को जाना जाता है। अगर हम ट्रिपल बी के इतिहास की बात करें अगर, तो ट्रिपल बी का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो हुआ था हमारे देश में 2014 में, यानी कि 2014 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। और ये जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था पीजे नायक समिति की सिफारिश पर। पीजे नायक समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी और इस संस्था ने 2016 से एक स्वतंत्र निकाय के रूप में जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियां हैं उन कंपनियों के उच्च अधिकारियों का या उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए भारत सरकार को यह संस्तुति देने का काम या भारत सरकार को सिफारिश देने का काम ये करता रहा। यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो का काम क्या है कि दरअसल बैंक और बीमा क्षेत्र से संबंधित जितने भी जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं या उनके बड़े पदों पर आसीन जो लोग हैं उन पदों पर जो है नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली एक प्रकार की संस्था का गठन किया गया। और इसको गठन करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना था कि इन बड़े पदों पर सरकार के रहमो करम पर या सरकार के अनुसार या सरकार की इच्छा अनुसार कोई व्यक्ति इन बड़े पदों पर आसीन न हो। तो ये ट्रिपल बी है लगातार काम करता रहा 2016 से, हालांकि ये काम किया 2022 तक काम किया, 2022 तक काम किया ये, और 2022 में इस ट्रिपल बी का नाम रखा गया FSIB, जिसको हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशनल ब्यूरो के नाम से जानते हैं, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के नाम से जानते हैं। आप संस्थान लिख लेंगे, ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा ये, संस्थान लिख लेंगे, संस्थान ब्यूरो के नाम से यह जाना जाता है। अब दरअसल FSIB की स्थापना की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो FSIB की स्थापना की ज़रूरत सिर्फ इसलिए पड़ी क्योंकि राज्य स्वामित्व वाली एक बीमा कंपनी थी, उसके एक महाप्रबंधक ने हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनसे कनिष्ठ व्यक्ति की नियुक्ति उस बीमा क्षेत्र की कंपनी में बड़े पदों पर किया गया बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा। और जब हाईकोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया तो वास्तव में नियुक्ति गलत थी और हाईकोर्ट के आदेशानुसार उस बड़ी संस्था में 10 से 11 निदेशकों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, पद खाली करना पड़ा। और फिर क्वेश्चन मार्क उठा ट्रिपल बी पर यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो पर। भारत सरकार से प्रश्न पूछे गए और भारत सरकार ने आने वाले समय में इस बैंक बोर्ड ब्यूरो को जो है चेंज करके इसका नाम रख दिया FSIB। क्लियर है बात? अगर बात करें भारत सरकार एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापना कर रही है तो इसके एक चेयरमैन भी होंगे और इनके अन्य पदों इनके जो अन्य पदाधिकारी होंगे उनकी नियुक्ति जो है वो हमेशा कौन करेगा? कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट यानी कि CCA के द्वारा, यानी कि भारत सरकार के द्वारा ही जो है इनके अध्यक्ष पदों की या इनके बड़े पदों पर नियुक्ति की जाती है। तो कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट यानी भारत सरकार द्वारा ही इनके चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है। और अगर हम बात करें वर्तमान चेयरमैन की बात करें तो वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं भानु प्रताप शर्मा। वर्तमान में क्या है? चेयरमैन है किसके? फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशनल ब्यूरो के। हालांकि भानु प्रताप शर्मा की बात करें तो भारत सरकार ने इनको अभी फ़िलहाल 2 साल के लिए नियुक्त किया है और इनकी नियुक्ति प्रभावी कब से हुई है? 2022 से, और 2022 ही स्थापना का वर्ष भी रहेगा FSIB का। और भानु प्रताप शर्मा की बात करें तो ये दरअसल बैंक बोर्ड ब्यूरो के भी चेयरमैन रह चुके हैं और इन्हीं को ही FSIB के चेयरमैन के रूप में अगेन 2 साल के लिए सरकार ने नियुक्त कर दिया है। क्लियर बात यहाँ पर? और इसका सेम फंक्शन होगा, ये जो है जो जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज हैं उनमें उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए भारत सरकार को सिफारिश करने के लिए, भारत सरकार को सिफारिश देने वाली एक स्वतंत्र निकाय, एक स्वायत्त निकाय के रूप में ये संस्था कार्य करेगी।
अब इन जो है कुछ इन्फॉर्मेशन के बेस पर अगर हम बात करें तो आरबीआई के का गवर्नर ट्रिपल बी का चेयरमैन होता है, ये बात गलत है, चेयरमैन नहीं होगा, क्योंकि ट्रिपल बी का जो चेयरमैन होगा, या अभी तो एफएसआईबी हो गया, तो एफएसआईबी का जो चेयरमैन होगा वो भारत सरकार द्वारा नियुक्त होता है, न कि आरबीआई के गवर्नर का चेयरमैन होता है। हालांकि एफएसआईबी का जो बोर्ड होता है उसमें आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर होते हैं वो डेप्यूटी गवर्नर दरअसल एज अ सदस्य के रूप में वहाँ पर नामित होते हैं। जैसे इरडा के जो चेयरमैन होते हैं वो भी एज अ सदस्य के रूप में जो है वहाँ नामित होते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन के लिए संस्तुति करता है, सिफारिश करता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा हम बात करें, बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के कार्यनीतियों और उनकी पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने के लिए कार्य करता है, ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। हालांकि जहां जहां बैंक बोर्ड ब्यूरो है 2022 से आप एफएसआईबी के नाम से आप इसको अब जानेंगे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर देना है। तो सेकंड एंड थर्ड सही है, सेकंड एंड थर्ड जिस भी ऑप्शन में सही होगा वो ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस क्वेश्चन का पूरी तरीके से सही आंसर होगा। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप इस डाउट को फिर से कह रहे हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप आने वाले समय में पूछ सकते हैं। जब हम लोग आने वाले समय में कोई नया सेशन करेंगे तो आपके इस डाउट को सॉल्व करने के बाद ही हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का 6वां नंबर है। क्वेश्चन है परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना। आपको दो ही स्टेटमेंट दिए हैं। चूँकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है तो परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से संलग्नता की मात्रा प्रदान करता है, और आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वह सही है। आपके पास फिर से 4 कोड दिए हैं, उन 4 कोड के आधार पर ही आपको आंसर देना है। ज़रा हम लोग बॉन्ड्स के बारे में बात कर लें और इसी बेस पर हम लोग इन आंसर को जो है ठीक से समझ पाएंगे या कर पाएंगे। बॉन्ड्स की बात करें या बॉन्ड की बात करें या हम लोग बात कर सकते हैं डिबेंचर की बात करें, है ना। बॉन्ड डिबेंचर लगभग एक नेचर वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं। बॉन्ड्स की बात करें तो इसमें भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, डिबेंचर में भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। दोनों ही एक प्रकार का दोनों ही इंस्ट्रूमेंट ऋण उठाने का, कर्ज लेने का एक प्रकार का साधन है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। हालांकि बॉन्ड्स को कहा जाता है ये सरकार जारी करती है, और डिबेंचर की बात करें तो ये कॉरपोरेट जारी करते हैं। हालांकि इनके ऋण ग्रहण में थोड़ा सा एक अंतर होता है कि जो बॉन्ड्स होता है उसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर अ फिक्स टाइम मिलता है, लेकिन डिबेंचर में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तो होता है लेकिन पीरियोडिकली आप ब्याज को आप ले सकते हैं। जैसे 10 लाख रुपए का डिबेंचर लिया आपने, 10% का ब्याज है, तो प्रति वर्ष आप 10 लाख पर 10% का जो ब्याज है प्रति वर्ष 10 साल तक ले सकते हैं आप, और 10 साल बाद पूरा 10 लाख आपको वापस मिल जाएगा। ये डिबेंचर का फीचर होता है। लेकिन बॉन्ड में अगर 10 लाख का बॉन्ड है, 10% का ब्याज है, तो 10 साल के बाद ही आपको पूरा का पूरा बॉन्ड की मेच्योरिटी मिलेगी। 10 साल के पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर बात ना। तो इनकी बात करें, अगर बॉन्ड डिबेंचर की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। मैं शॉर्ट में थोड़ा लिख रहा हूँ। एक होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर और एक कहते हैं हम लोग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। आप डिबेंचर की जगह पर बॉन्ड भी समझ सकते हैं, डिबेंचर ऑब्लिक बॉन्ड, यानी नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। हालांकि इस प्रश्न के अनुसार तो हम नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और दूसरे नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड। जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं उनका फीचर होता है आफ्टर अ सर्टेन टाइम उनके पास संभावना होती है कि वो इक्विटी में चेंज हो सकते हैं, यानी इक्विटी शेयर में चेंज हो सकते हैं। और जो नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं वह इक्विटी में शेयर होने की संभावना इनके पास बिल्कुल नहीं होती है। तो इन दोनों में फ़ीचर क्या होगा, इन दोनों का फ़ीचर क्या होगा। अगर आप एक निवेशक हैं और आपको वर्तमान में ब्याज अधिक चाहिए, आपको भविष्य में कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है एनसीडी आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन होगा आपके लिए। यानी कि एनसीडी यानी कि जो नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं वो प्रारंभ में ब्याज की दर अधिक देते हैं, हालांकि भविष्य में आपको किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं देते हैं क्योंकि वो कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन जब बात करें कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की, अगर हम बात करें तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स प्रारंभ में ये ब्याज की दर कम देते हैं, लेकिन चूंकि भविष्य में इक्विटी में चेंज होने की संभावना होती है, और आपको पता है कि जो इक्विटी शेयर होते हैं वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होते हैं, यानी आपको लगता है कि आने वाले समय में भयानक महंगाई आ सकती है, जिसकी वजह से आपको जो है बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए कन्वर्टेबल बॉन्ड जो है वह एक बहुत ही उपयुक्त इंस्ट्रूमेंट होगा।
ये बात सबको क्लियर है ना। क्योंकि मुद्रास्फीति जब आता है तो जो भी निवेशक निश्चित रेट पर निवेश किए हैं उनका लॉस होता है, और जो फ्लेक्सिबल पर निवेश करते हैं उनका जो है फ़ायदा होता है। जैसे महंगाई के दौरान जो है अक्सर देखेंगे कि जिन चीज़ों की कीमतें तेज़ी से बढ़ती हैं लोग उस पर निवेश करते हैं, पूंजीगत निवेश ज़्यादा करते हैं। जैसे लोग ज़मीन खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, कुछ मेटल धातुएँ, ऐसी चीज़ों में निवेश करते हैं। तो ये मुझे लगता है इक्विटी में उपलब्ध होने की संभावना जो है वर्तमान में ब्याज की दरों को कम कर देता है, और इसी बेस पर हम लोग अपने इस कॉन्सेप्ट को समझने का काम करेंगे। चूँकि बॉन्ड्स को इक्विटी में बदलने का विकल्प है, इसलिए परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। वही दूसरा हम बात करें इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प, बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमत यानी कि जो महंगाई दर है, रिटेल इन्फ्लेशन है, उसकी संलग्नता की मात्रा प्रदान करता है, और आपको बताना है कौन सा सही है। तो ये दूसरा ऑप्शन भी सही है, क्योंकि जो इक्विटी में कन्वर्टिबिलिटी है वो आने वाले समय में महंगाई बढ़ने के कारण जो उपभोक्ता को लॉस हो सकता है वो इक्विटी शेयर उसको कवर करने का काम करेगा यहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। तो इन दोनों में दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और अगर हम बात करें दोनों ही तो ऑप्शन नंबर सी वो ऑप्शन है, वो कूट है जो ये बता रहा है कि सर जो है एक और दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले ऑप्शन की तरफ। भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा इनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। ये इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर यानी कि प्रेफरेंस शेयर जारी कर सकते हैं। 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनिमय अधिनियम यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के कार्यक्षेत्र में इनको लाया गया था। ये तीन स्टेटमेंट है और आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो बात करें अगर राज्य सरकार द्वारा जो शहरी सरकारी बैंक है यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो दरअसल राज्य सरकार द्वारा और स्थानीय मंडलों द्वारा ये रेगुलेट नहीं होते हैं। दरअसल जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो रेगुलेट होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो रजिस्ट्रार होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो रजिस्ट्रार होते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्हीं के द्वारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को रेगुलेट किया जाता है या विनियमित किया जाता है। तो ये तो स्टेटमेंट आपका पहला क्या हो गया, पूरी तरीके से गलत हो गया। दूसरा, ये इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। हालांकि एक नए संशोधन के अनुसार जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वह शेयर जारी करके यानी कि अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करके वो शेयर के थ्रू भी जो है वो फंड उठा सकते हैं, यानी शेयर के थ्रू बाजार से पैसे उठा सकते हैं। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट बात करें, दरअसल ये वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इनको 1966 में एक संशोधन के द्वारा इनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत ला दिया गया है। तो ये दरअसल ये इस फंक्शन को बहुत आराम से जो है कर सकते हैं या इस फंक्शन में वो आ सकते हैं। क्योंकि हमारे देश के जितने भी बैंक्स हैं, जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं या जो निजी क्षेत्र के बैंक्स हैं, वो सारे बैंककारी विनिमय अधिनियम के ही कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वो सारे बैंकों के शेयर स्टॉक मार्केट में उपलब्ध होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से चाहें या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से आप खरीदना चाहें। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो इन तीनों स्टेटमेंट में दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा तीसरा जिस स्टेटमेंट सही होगा स्टेटमेंट में जिस कूट में वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जो पहला और दूसरा को सही कह रहा है दूसरा और तीसरा को सही कह रहा है, पहला जो है वो गलत कह रहा है। तो ये बात फिलहाल तो हो गई अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की बात करें। इसके अलावा जो ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, उनको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। शॉर्ट में अगर हम डिस्कस करें तो कहते हैं कि एक आपका होगा जिसको हम लोग स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। एक दूसरा होता है आपका जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। और तीसरा होता है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं, है ना। इनके बारे में हम लोग कभी किसी प्रश्न में अगर आया तो इनके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन आने वाले समय में करेंगे। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। पहला स्टेटमेंट है, आपको पूछा जा रहा है कि आपको निम्न कथन पर विचार करना है, निम्न स्टेटमेंट पर आपको बताना है कि ये सही है कि गलत है। पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण जो फर्में हैं उनकी ब्याज लागत को बढ़ा सकती है। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ईसीबी से संबंध मुद्रा के जोखिम को घटाता है। और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कूट सही है।
हर कूट की बात करेंगे, ये कुछ संबंधित भी हैं, कुछ संबंधित नहीं है, तो ज़रा एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यूएस फेडरल रिजर्व की बात करें तो यह अमेरिका का सेंट्रल बैंक है। जैसे भारत का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, वैसे अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व है। तो सख्त मुद्रा नीति का मतलब क्या हो रहा है, जब यूएस फेडरल रिजर्व बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता है तो इस सख्त मुद्रा नीति का ही रिजल्ट होता है, और अगर नरम मुद्रा नीति है तो इसमें दरों को घटाया जाता है। तो सख्त मुद्रा नीति के अंतर्गत बाजार में मुद्रा पूर्ति घटेगी और कह सकते हैं मुद्रा का पलायन बढ़ेगा, यानी कि बाजार में जो पैसा है वो संकीर्ण होगा, यानी कि संकुचित होगा। अगर आरबीआई या अगर फेडरल रिजर्व दरों को बढ़ाने का काम करेगा तो ये आंसर क्या कह रहे हैं, स्टेट मुद्रा पूर्ति पलायन की ओर ले जा सकती है। बिल्कुल, बाजार से पूर्ति को गायब कर सकती है, पलायन की ओर ले जा सकती है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट पहला सही आंसर है। पूंजी पलायन, यानी कि अगर बाजार में तरलता कम हो गई तो क्या हो रहा है, वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण कंपनियां जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग हैं वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकती है। अगर बाजार में तरलता, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर तरलता कम हुई तो वे सारी कंपनियां जो दुनिया के किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार दरों पर उधार देती हैं। कॉमर्शियल बोरिंग का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई फर्म किसी फर्म को या कंपनी को बाजार दरों पर उधार देती है तो उसको एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग कहते हैं हम लोग। तो अगर बाजार में तरलता घटेगी तो तरलता घटने पर जो ईसीबी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जो फर्में होंगी वो ब्याज की दर को बढ़ा देंगी। ये बिल्कुल आंसर जो है वह सही है। अब हम बात करें तीसरा ऑप्शन, पहला और दूसरा तो सही है। अगर हम कूट में देखेंगे तो पहला दूसरा सही है, तो ये ऑप्शन तो एकदम नहीं होगा और इसमें हम लोग कह नहीं सकते हैं। अभी तीसरे के बारे में हम लोगों ने बात नहीं किया फिलहाल। चलिए देखते हैं। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ईसीबी से संबंध मुद्रा के जोखिम को घटाता है। अब आप मुझे बताइए कि अगर क्या कह रहा ऑप्शन, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ईसीबी से संबंध मुद्रा जोखिम को घटाता है। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा अवमूल्यन क्या है, डिवैल्यूएशन क्या है। अवमूल्यन का मतलब क्या होगा कि जब भारत सरकार या दुनिया के देश की कोई सरकार जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू को घटा दे इन कंपैरिजन ऑफ डॉलर, यानी अगर $1 बराबर आज 82 रुपीज़ है और सरकार जो है उसको 90 रुपये कर दे या 100 रुपये कर दे, तो जानबूझ करके अपने देश की करेंसी की वैल्यू को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी की तुलना में कम करने को हम क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं, डिवैल्यूएशन कहते हैं इसे हम लोग। अब आप मुझे बताइए अगर ऐसा होगा तो बताइए भारतीय रुपया कमज़ोर होगा कि नहीं होगा। अगर सरकार डिवैल्यूएशन करती है घरेलू मुद्रा का तो जो है हमारे देश की जो करेंसी है वो कमज़ोर होगी। अब आप जरा स्टेटमेंट पढ़िएगा, ईसीबी से संबंध मुद्रा जोखिम को घटाता है। जब कमजोर होगी मुद्रा तो जो जोखिम है ना वो घटेगा नहीं, जोखिम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई विदेशी कंपनी जो है वो भारत में कम उधार देना चाहेगी, कोई विदेशी कंपनी भारत में कम निवेश करना चाहेगी, क्योंकि जो है जोखिम घटता नहीं है, जोखिम बढ़ जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ कह रहा ऑप्शन में घटाता है और जो आंसर होगा वो बढ़ाता है। तो पहला दूसरा सही होगा, पहला दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। क्लियर बात यहाँ तक। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि की सुरक्षा के लिए हकदार होते हैं। बात करें अगर हम लोग ऑप्शन क्या है, कथन पर सही है, कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। अनियत मजदूर का मतलब क्या होता है, वे मजदूर जो दिहाड़ी मजदूर हैं। दिहाड़ी मजदूरों की बात अगर करें तो इनकी मजदूरी फिक्स नहीं होती है, और दूसरी बात कहें तो इनका जो कार्य जो होता है वो भी फिक्स नहीं होता है। वो 30 दिनों में कभी 5 दिन काम करते, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी 20 दिन काम करते हैं। और जो कर्मचारी भविष्य निधि है ये दरअसल उन एम्प्लॉयों का कटता है या उन एम्प्लॉयों के सैलरी से कंट्रीब्यूशन होता है जो नियत मजदूर होते हैं, जिनका कार्य निश्चित होता है, जिनकी दिहाड़ी निश्चित होती है ना, जो एक निश्चित ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, निश्चित क्षेत्र में काम करते हैं। तो जो सभी अनियत मजदूर लिखा हुआ है कर्मचारी भविष्य निधि में आएंगे, तो ये स्टेटमेंट ही ना गलत स्टेटमेंट है। सभी लोग नहीं आते हैं। जो नियत मजदूर हैं, है ना, जो रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं, उनके अपनी सैलरी का 12% जो है ना, उनकी बेसिक पे का 12% कर्मचारी भविष्य निधि के लिए डिडक्शन होता है। अगर सैलरी 15,000 तक है तो ये डिडक्शन 12% जो है वह होता है एम्प्लॉई से, यानी एम्प्लॉई के अकाउंट से, और जो 12% है वो जो है कंट्रीब्यूट करता है कौन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है।
सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। समयोपरि का मतलब होगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ओवर टाइम की बात कर रहे हैं। तो जो मजदूर संहिता 2019 है उसके संशोधन के अनुसार जितने भी अनियत मजदूर होते हैं उनको ओवर टाइम के भुगतान का उनको हक है, अधिकार है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि एक निश्चित कार्य जो आवर्स होते हैं, यानी कि निश्चित वर्किंग आवर्स जो है, यानी अगर हम मान लें अगर उसे 8 घंटे, तो 8 घंटे से अधिक अगर कोई मजदूर मजदूरी कर रहा है तो वो ओवर टाइम माना जाएगा और उस ओवर टाइम का भुगतान कंपनी को, एम्प्लॉयर को करना पड़ेगा। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, सरकार अधिसूचना के द्वारा यह वे निर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी को भुगतान करेगा। ये स्टेटमेंट भी आपका सही आंसर है। दरअसल बात करें मजदूरी का जो भुगतान है वो अधिनियम के अनुसार कोई भी कंपनी अपने मजदूरों को, अपने श्रमिकों को भुगतान वो भारतीय करेंसी में कर सकती है, सिक्कों में कर सकती है, नोट में कर सकती है, चेक के माध्यम से, बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से, यानी कि बैंक खातों में कर सकती है। इसके लिए वह स्वतंत्र होती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार के आदेशानुसार कई बार कंपनियां बाध्य होती हैं कि वह जो है केवल बैंक खातों के माध्यम से ही मजदूरी का भुगतान करें। तो ये तीसरा ऑप्शन भी सही है, दूसरा तीसरा सही होगा और पहला गलत होगा, तो दूसरा तीसरा सही है। ये बी ऑप्शन कह रहा है ना, दूसरा और तीसरा सही है, बी ऑप्शन। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है। अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष अंतरण यानी कि इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र की बात करें हम लोग, तो इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र क्या होता है, पहले डायरेक्ट ट्रांसफ़र समझ लेते हैं। जैसे कोई विदेशी कंपनी भारत में कोई शेयर खरीदती है और उससे जो लाभ होता है उस लाभ पर टैक्स दे करके अपने देश में या अपनी सरकार के पास या अपने देश में वो प्रत्यक्ष रूप से ट्रांसफ़र कर ले, उसको हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफ़र कहते हैं, प्रत्यक्ष अंतरण कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई क्या? जैसे कोई विदेशी कंपनी है, भारत में उसने निवेश किया है और शेयर में निवेश किया है, उससे उसको जो लाभ हो रहा है, लाभ पर तो टैक्स देना पड़ेगा, उसको टैक्स दिया और अपने लाभ को सीधा अपने देश को ट्रांसफ़र कर लिया, तो ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर अप्रत्यक्ष अंतरण की बात क्यों हो रही है? और दरअसल ये न्यूज़पेपर में कुछ दिनों पहले ये चर्चा में भी था, इसलिए ये प्रश्न पूछा भी गया था। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नज़दीकी किसी वर्ष का ये प्रश्न है ये। तो अप्रत्यक्ष अंतरण का मतलब क्या होता है? दरअसल जब कोई विदेशी कंपनी भारत में शेयर लगाती है, शेयर में पैसा लगाती है और शेयर पे उसको लाभ होते हैं, तो कई बार उस लाभ पे वो टैक्स देने से बचना चाहती है भारत में, और वो क्या करती है, उस शेयर को किसी दूसरे कंपनी को ट्रांसफ़र करके वो पैसे ले लेती है। तो कर से बचने के लिए दरअसल वो कंपनी अपने शेयर को अपने ही देश की किसी कंपनी का सेम देश में ट्रांसफ़र कर देती है केवल, और वो कर से बच जाती है। और ये जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष अंतरण कहते हैं, इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र के नाम से हम इसे जानते हैं। कोई विदेशी कंपनी बात करें अगर हम लोग, कोई भारतीय कंपनी जिसने किसी विदेशी उद्यम में निवेश किया हो, भारतीय कंपनी विदेशी उद्यम में निवेश किया हो और अपने निवेश पर मिलने वाले लाभ पर उस बाहरी देश को कर अदा करती हो, बाहरी इतिहास नहीं, कोई भारतीय कंपनी जो है जिसने किसी विदेशी कंपनी अगर भारतीय किसी कंपनी में निवेश किया होगा, ये स्टेटमेंट होगा। पहला गलत हो गया, कोई विदेशी कंपनी जिसने भारत में निवेश किया हो और अपने निवेश से मिलने वाले लाभ पर आधारभूत देश को कर अदा करती हो, कर न अदा करने की जो समस्या है ये। तीसरा, कोई भारतीय कंपनी जो किसी बाहरी देश में मूर्त संपत्ति खरीदना चाहती है और मूल्य बढ़ने पर उसे बेच देती है, तो प्राप्त भारत में अंतरित करती है, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं, यानी अपने शेयर को ट्रांसफ़र करके इनकम अर्न कर लेती है, ये स्टेटमेंट दरअसल जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यानी इस प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। तो ये हम लोग का रहा कंप्लीट 10 प्रश्नों का डिस्कशन, और आने वाले समय में यानी कि हम लोग फिर से एक नए आने वाले समय में इसी सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और फिर हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को ऐसे ही 10-10 प्रश्न की श्रृंखला में आने वाले समय में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको, ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और किसी प्रश्न में अगर आपको डाउट रह गया है तो आप उस डाउट को भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिख सकते हैं या मेरे तक भेज सकते हैं आप, और जिसको हम लोग जब भी अपने इस नई सीरीज़ को, जब नए खंड को हम लेकर आएंगे तो उसके डिस्कशन के बाद ही हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।